मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है देश विभाजन और हिंदी उपन्यास या हिंदी उपन्यासों में चित्रित देश विभाजन की समस्या। सबसे पहले भूमिका की बात कर लेते हैं। स्वाधीनता मिलने के साथ साथ ही देश में विभाजन के भीषण तथा भयानक दौर से भारतवासियों को गुजरना पड़ा। दुख और तकलीफ, यातनाएं और संघर्षों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। एक ही झटके में सभ्यता और संस्कृति, राष्ट्र और कौम संबंधी अवधारणाओं में ऐसी तब्दीली ला दी कि लोग हतप्रभ या हैरान रह गए। देश विभाजन भारतीय इतिहास की एक करुण त्रासद घटना है। सांप्रदायिकता की आग में ना जाने कितने हिंदू मुसलमानों की जान गई, कितने घायल और लाचार हुए, कितने अपने सगे संबंधियों से अलग हुए। विस्थापन समस्या की समुचित योजना व व्यवस्था के अभाव में लोगों की हालत बुरी हो गई। बंटवारे के कारण कई विभीषिकाओं में दिल दहलाने वाली घटनाओं का वर्णन हिंदी साहित्य में होना शुरू हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि साहित्य समाज का आईना है। जिस प्रकार की घटनाएं समाज में होगी वो साहित्य में आनी जरूरी है। मुसलमानों की व्यवस्था और शरणार्थियों तथा मौके पर हाजिर लोगों ने जीवंत दस्तावेज वर्णन अपने साहित्य में करना शुरू किया और वो हिंदी साहित्य का जीवंत दस्तावेज बन गए। समकालीन हिंदी उपन्यासों में मानवीय करुणा की झलक मिली और कहीं करुण क्रंदन दर्शाते हैं तो कहीं विभाजन निर्मित क्रूर मानसिकता का उद्घाटन करते नजर आते हैं। कहीं ये उपन्यास अपनी जमीन, अपने वतन से उजड़े हुए लोगों की अंतर्वेदना से जुड़े दिखाई देते हैं तो कहीं घिनौनी वारदातों से। विभाजन केंद्रित उपन्यासों में हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी पर्याप्त साहित्य लिखा गया है। बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं। कुछ एक उपन्यास इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, अंग्रेजी भाषा में। उत्तराधिकार जरासंध द्वारा लिखित है और बांग्ला भाषा में है। अमृता प्रीतम का पिंजर पंजाबी भाषा में है। नानक सिंह का पारो आए चार उजड़े पंजाबी भाषा में लिखा उपन्यास है। आइए बात कर लेते हैं हिंदी भाषा में आए उपन्यासों की। अधिकतर हिंदी लेखन हिंदी उपन्यासों में किए गए और अनेक समस्याओं को आधार बनाकर उन समस्याओं के समाधान खोजने की, उनके कारणों का विवेचन करने की कोशिश की गई। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों का लेखकों ने सहारा लिया। ये उपन्यास दंगों के दौरान धर्म और संप्रदाय का सहारा लेने वाली शक्तियों को पहचान करते हैं। आइए इनकी प्रमुख समस्याओं को देख लेते हैं। विभाजन की राजनीति में तीव्र विरोध करते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि देश की जनता इस विभाजन को स्वीकार नहीं करना चाह रही थी। विभाजन की स्वीकृति कांग्रेस और मुस्लिम लीग की उच्च स्तरीय बैठकों तक ही सीमित रह गई। विभाजन की संस्कृति का मूल्य देश की जनता को चुकाना पड़ा। विभाजन की त्रासदी, उसकी पीड़ा से सबसे ज़्यादा प्रभावित मुसलमान लोग हुए। आम जनता ने अपने अस्तित्व और अस्मिता को खतरे में पाया। भारतीय मुसलमानों को शक की निगाह से देखा गया और इनकी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान गायब होती रही। जिन्ना जैसे नेताओं ने विभाजन के एक राजनीतिक दृष्टिकोण को देखा जबकि सांस्कृतिक पक्ष को अनदेखा कर दिया। बढ़ती सांप्रदायिकता ने ऐसी आग लगाई कि हजारों लाखों घर धू धू करके जल उठे। लाखों हत्याएं हुई। स्त्रियों और छोटी बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। बलात्कार हुए, अंग प्रत्यंग काट दिए गए। साहित्य भी इसे अछूता नहीं रहा और विभाजन के इस पीड़ा को समाज ने भोगा। उनकी अनुभूतियों, एहसासों और सच्चाई को एक दूसरे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी साहित्यकारों ने अपने ऊपर ली और वो विभिन्न उपन्यासों में हमें मिलती है। इन उपन्यासों का जिक्र यहाँ पर है। सबसे पहले आधा गांव, जो कि राही रजा मासूम का है। झूठा सच 1958 से 60 में। यशपाल का तमस, भीष्म साहनी का जुलूस 1965 में लिखा गया। फणीश्वर नाथ रेणु, लौटे हुए मुसाफिर। कमलेश्वर का
काले कोस से बलवंत सिंह का 1957 में लिखा गया कितने पाकिस्तान, जो 2000 में लिखा गया कमलेश्वर। आइए थोड़ा थोड़ा इन उपन्यासों के बारे में जान लेते हैं। आधा गांव 1966 में लिखा रजा राही मासूम जी का देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें समाज से गहरा संबंध रखने वाला है। आंचलिक उपन्यास यह है, विभाजन की त्रासदी उन गांव के लोगों को भोगनी पड़ी जहां पर आबादी की अदला बदली हुई थी। यह कहानी गांगोली गांव की है जो गाजीपुर शहर से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसमें राही ने आधे गांव को कहानी का आधार बनाया है। अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपनी परंपराओं को सभी खूबियाँ और दुर्बलताएं जानते हैं। प्यार करने वाले भारतीय मुसलमानों की गहन पीड़ा और आज तक आपस में प्रेम भाव पूरे गांव का था, लेकिन अब आधा गांव बट चुका है। उसी की गहन पीड़ा, तीव्र व्यथा को इस उपन्यास के माध्यम से सशक्त वाणी दी गई है। आधा गांव में लेखक ने शिया मुसलमानों के उन परिवारों की कथा कही है जो 1937 से 52 तक चली। इन सालों में घटित घटनाओं में 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव, भारत छोड़ो आंदोलन, मुसलमानों के डायरेक्ट एक्शन, देश विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, हिंसक वातावरण, नए संविधान की स्थापना, जमींदारी प्रथा की समाप्ति के परिप्रेक्ष्य में गांगोली के शिया मुसलमानों की कथा कही गई है। आधा गांव में शोभ, बिखराव, मानसिक हरास जन समुदाय से जुड़ा हुआ है। किसी भी व्यक्ति, यही पेज दोबारा आ गया है, किसी भी व्यक्ति या चरित्र की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे गांव के को ही एक चारित्रिक इकाई के रूप में उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास में राजनीति के प्रति विशेष चौकन्नापन है, जिस कारण आधा गांव गुजरते हुए समय से अधिक ऐतिहासिक दृष्टि से एक ठहरे हुए समय का गतिशील दस्तावेज बन जाता है। आइए बात कर लेते हैं झूठा सच की। झूठा सच यशपाल द्वारा रचित है। 1958 से 60 के बीच यह आया है। इस उपन्यास के 2 खंड है। प्रथम खंड में भारत विभाजन की पृष्ठभूमि, विभाजन की त्रासदी तथा उसके बाद होने वाले जो विशद तथा जीवंत चित्रण किया गया है। दूसरे खंड का उपशीर्षक है वतन और देश तथा देश का भविष्य। विभाजन की ऐतिहासिक त्रासदी को पूरे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की लेखक ने सूक्ष्म से अति सूक्ष्म संबंधों की तलाश करने की कोशिश की है, जिसके कारण यह इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। उपन्यास का मुख्य कथा के बीच में अनेक उपकथाएं भी चलती हैं। लूटे पिटे शरणार्थियों की समस्याओं को अत्यधिक गहराई से यशपाल ने उपन्यास में चित्रित किया है। साथ साथ स्त्री जीवन, उसके संघर्ष के विविध रूपों, कांग्रेसी नेताओं के काईपन को भी उजागर किया गया है। उपन्यास के अंत में लोकतांत्रिक मूल्यों या लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता के हाथ में होती है, यह दिखाकर लेखक ने पाठक के मन और तन पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने की कोशिश की है, छोड़ते हुए इस उपन्यास को समाप्त कर दिया है। तीसरा उपन्यास है तमस। 1973 में लिखा गया है। भीष्म साहनी द्वारा विभाजन के आधार को बना करके लिखे गए उपन्यासों में भी यह अहम कड़ी के रूप में देखा जाता है। देश काल की दृष्टि से उपन्यास विभाजन, पूर्व पंजाब की उथल पुथल और सांप्रदायिक दंगों के में विभाजन से पूर्व की सांप्रदायिकता अपनी चरम सीमा पर थी और कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार केंद्र में अंतरिम सरकार बन चुकी थी। तमस उपन्यास की यह विशेषता है कि इसमें अनेक चरित्र चित्रण किए गए हैं, किंतु कोई भी केंद्रीय चरित्र नहीं है। उपन्यास प्रधान रूप से आतंक है। आरंभ से अंत तक आतंक की छाया इसमें छाई रहती है, इसलिए हम उसी को इसका नायक कहते हैं। लेखक ने सारी भयावता का यहाँ सृजन किया है। जुलूस उपन्यास 1965 में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है और यह भी पहला उपन्यास हम इसको कह सकते हैं जिसमें अब से पहले के जितने उपन्यास लिखे गए सब में भारत पाकिस्तान की बात की गई। इसमें बंगाल के शरणार्थियों का विषय बनाया गया। देश के परिणाम स्वरूप बंगाली विस्थापितों को बिहार के पूर्णिया जिले के गोरडियर गांव में बसाया गया। पाकिस्तान में आने वाले स्थानीय लोग इस बस्ती को पाकिस्तानी टोला कहते हैं। विस्थापितों
को स्थानीय लोग अपवित्र मानते हैं। इसी द्वंद्व को लेकर यह उपन्यास लिखा गया है। पूरा कथानक का ताना बाना इसी कथानक के अंतर्द्वंद को दिखाया गया है। देश और वतन की इस गाथा को रेणु ने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से जीवंत बनाया है। विभाजन के बाद पनपने वाले भाई भतीजावाद, रिश्वत, खुशामदगिरी और अवसरवादिता पर बड़ा व्यंग्य किया है। 5वें उपन्यास की बात कर लेते हैं, लौटे हुए मुसाफिर। कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यासों में सबसे छोटा उपन्यास है। इसको हम लघु उपन्यास कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उपन्यास का कथानक बहुत ही छोटे होते हुए भी बहुत ही सघन है। एक छोटी सी बस्ती में विभाजन से पूर्व, विभाजन के समय और बाद की स्थिति के सूक्ष्म परिवर्तनों का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। परिवर्तनों के कारण की खोज तथा परिवर्तन की भयावह प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। कमलेश्वर का उपन्यास मानव समाज के कुछ शाश्वत मूल्यों, समस्याओं और मानव हृदय की सूक्ष्म प्रवृत्तियों से संबंध रखता है। यही कारण है यह उपन्यास आज भी नया है, जितना पहले था, और तब तक रहेगा जब तक विस्थापितों को उखाड़कर सांप्रदायिक तथा प्रतिगामी शक्तियाँ उन्हें मुसाफिर न बना देंगी। काले कोस 1957 में बलवंत सिंह का उपन्यास है। काले कोस में पंजाब के विभाजन के कुछ समय पूर्व हुए दंगों के बीच समाप्ति होती है। लेखक ने प्रभावशाली ढंग से सांप्रदायिक ताकतों का विरोध किया है और मानवीय पक्षों को बहुत ही संवेदनशीलता से चित्रित किया है। तमाम प्रतिगामी ताकतों के बीच भी मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व वाले पात्र उपन्यास को धार्मिक बनाते हैं और लेखकीय उद्देश्य को पूरा करते हैं। कितने पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। 2000 में यह लिखित है। कमलेश्वर का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की शुरुआत में एक अंकुजाती प्रेम कहानी है। विद्या फतेहपुर से आती है और अदीब मैनपुरी से। अदीब और विद्या इसके मेन पात्र हैं। पूरी दुनिया में युद्ध से भरी हुई है। मृत्यु से आहत मनुष्य पर विजय प्राप्त करना चाहता है। सारी सभ्यताओं में देवता मनुष्य की मृत्यु की विजय के खिलाफ है। यह उपन्यास इस प्रेम कहानी के साथ साथ त्रासदी भी दिखाता है। विभाजन के इतिहास में दफन होते हुए इंसानों की अंधा कबीर बोधि वृक्ष का पौधा लेकर पूरी दुनिया में निकल पड़ता है। रोपने के लिए गिलगमेश मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए औषधि की तलाश कर रहा है, लेकिन उपन्यास पाठकों के समस्त कुछ जरूरी सवाल छोड़ते हुए समाप्त हो जाता है। क्या बोधि वृक्ष उगा पाया? क्या उसे काटने वाला कोई पैदा हुआ? क्या गिलगमेश वापस आएगा और दुनिया में छाया मृत्यु का आसन संकट कम कर पाएगा? इस प्रकार से उपन्यास की समाप्ति हो जाती है। आइए इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। भारत विभाजन बहुत ही क्रूर और समाज के लिए अत्यंत कटु अनुभव था। विभाजन के कारण लोगों को अपनी जन्मभूमि से बेदखल होना पड़ा। विभिन्न उपन्यासों में उपन्यासकारों ने विभाजन के कारणों को ढूंढने की कोशिश की है। परिणाम यह निकलता है कि साम्राज्यवादी ताकतों की कुटिल चाल का परिणाम यह विभाजन था। सांप्रदायिकता का ऐसा बीज बो दिया गया जो हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यह भारतीय इतिहास का सबसे काला सफ़ा हम कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपके लिए PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा यह प्रयास आप सबको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।